फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। संसद में अविश्वास प्रस्ताव से पहले विपक्ष की एक बड़ी परीक्षा होने वाली है। दिल्ली के अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। आइए आपको बताते हैं दिल्ली वाला जो बिल है वो आखिर कब आएगा, क्योंकि अब अविश्वास प्रस्ताव की तारीख तय होनी है। क्या अविश्वास प्रस्ताव के बाद वो बिल लाया जाएगा या उससे पहले भी लाया जा सकता है, और क्यों इस बात के आसार बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको बताते हैं। कल रात को मोदी कैबिनेट में उस बिल को मंजूरी दे दी गई है। दिल्ली का ऑर्डिनेंस जिसमें अरविंद केजरीवाल की अधिकारियों को संचालित करने की जो शक्तियां थी वो एलजी को दे दी गई। उसका बिल लाया जाएगा, उसको कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। और अब आम आदमी पार्टी इसका विरोध तो कर ही रही है, अब सदन में उसको अपनी ताकत दिखानी होगी। संसद में, खास तौर पर राज्यसभा के अंदर, राज्यसभा में इस बिल को हराना चाहती है विपक्ष, जो है इसको हराना चाहता है। संसद में अब ये कब पेश होगा, ये बड़ा सवाल है। और कौन कौन से लोग समर्थन करेंगे, या तो सरकार की तरफ या अरविंद केजरीवाल की तरफ, ये भी हमको देखना होगा। इसमें एक बड़ा नाम बीआरएस का है, जिन्होंने आज साफ किया है कि हम इस बिल के खिलाफ, यानी सरकार के खिलाफ है, अरविंद केजरीवाल के साथ है। जहां तक आंकड़ों की बात है, लोकसभा से ये बिल आसानी से पास हो जाएगा। एनडीए की जो 38 पार्टियां हैं, आज मिलाकर के 333 उनका संख्या बल है, और जो इंडिया अलायंस है उसकी 26 पार्टियों का 143 है। तो लोकसभा में मैटर नहीं है, मुद्दा है राज्यसभा में क्या सरकार ये बिल पास करा सकती है। यहां पर जो दोनों ही स्ट्रेंथ हैं, दोनों की ताकतें हैं, वो बहुमत के आंकड़े से पीछे हैं। और इसमें सरकार को भी जरूरत है कुछ ऐसे साथियों की जो अभी खुलकर के उनके साथ इस एनडीए में तो शामिल नहीं है, लेकिन बड़े मौकों पर सरकार के साथ खड़े होते दिखाई दिए हैं। और इंडिया अलायंस भी ये उम्मीद कर रहा है कि उसको जितने फेंस सिटर्स अभी दल हैं, बड़े नेता जिनके पास ताकत है राज्यसभा में, वो इस मुद्दे पर, राज्यों के अधिकार के मुद्दे पर कम से कम उनके साथ आएंगे। लेकिन पहला सवाल तो यह है कि यह बिल आएगा कब। बुधवार को आमतौर पर कैबिनेट की बैठक ली जाती है। प्रधानमंत्री कैबिनेट की बैठक बुधवार को करते हैं हर हफ्ते। इस बार जब ये कल से यह खबर आना शुरू हुई कि अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस जो है वो विपक्ष दे सकता है और आज ही दे सकता है, तो फिर कल ही कैबिनेट की बैठक हो गई मंगलवार को, और मंगलवार को ही उस पर मुहर भी लग गई। इससे प्रदीप जी इस बात को लेकर के चर्चा हो रही है, अविश्वास प्रस्ताव से पहले, यानी सरकार की परीक्षा से पहले, क्या विपक्ष की परीक्षा हो जाएगी? अविश्वास प्रस्ताव नोटिफाई होने से पहले, जब जो लिस्ट हो जाएगा उससे पहले, तो अगर सरकार करती, मुझे लगता है सरकार राज्यसभा को लेकर भी बहुत आश्वस्त है। वो इसलिए कह रहा हूं कि आप देखिए 105 है एनडीए के जी, उसके अलावा 5 हैं नॉमिनेटेड मेंबर, जो सरकार नॉमिनेट करती है उन्हीं के साथ 110, 2 जो निर्दलीय हैं 112, और उसके अलावा 3 ऐसे सदस्य हैं, टीडीपी का एक, जेडीएस का एक और बीएसपी का एक, जिनसे सरकार की बात हो चुकी है। तो 115 हो गए, 5 कम होते हैं। आश्वस्त क्यों है कह रहा हूं, नॉमिनेटेड कैटेगरी में 2 सीटें खाली हैं। अगर सरकार को चिंता होती नंबर की, तो वो नॉमिनेट कर चुकी होती अब तक 2 सदस्य को। वो केवल रिकमेंडेशन भेजनी है, तुरंत हो जाता। दूसरी बात यह है कि 2 पार्टियां ऐसी हैं जो समय समय पर सरकार की मदद करती रही हैं, वाईआरसीपी और बीजेडी, दोनों के 9-9 सदस्य हैं राज्यसभा में। अच्छा, 18। तो एक भी अगर उसमें से मदद करेगा या दोनों एब्सटेन कर जाएं तो भी काम हो जाएगा। तो सरकार का साथ देना भी उनके लिए जरूरी नहीं है। तो सरकार का साथ नहीं देना हो, स्टेट का मामला है, तो वो वॉकआउट कर जाएंगे। तो नहीं, जैसे लेकिन बीआरएस ने आज क्लियर कर दिया कि हम तो इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ क्लियर था कि वो उस साथ जाएंगे। अरविंद केजरीवाल उनसे जाके मिलके भी आए थे, तो इसलिए बीआरएस साथ आएगी इसकी उम्मीद तो नहीं थी। और काफी समय से बीआरएस सरकार, लेकिन नवीन पटनायक और जगन रेड्डी, हाँ, वो साथ आ सकते हैं, सरकार के साथ आ सकते हैं, या फिर न्यूट्रल हो सकते हैं वॉकआउट करके। न्यूट्रल भी माना तो यही जाएगा कि आपने सरकार की मदद की, परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष भले ही समर्थन न करें। तो इसलिए सरकार और विपक्ष को जरूरत है कि ये दोनों फिर मिल करके साथ आए और सरकार के खिलाफ वोट करें। 18 वोट इधर आए, 18 वोट इधर आए। एक चीज और बताऊं मैं, कल कांग्रेस ने 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। सही कह रहे, तो आज के लिए, हाँ, मतलब सभी पार्टियों ने किया। तो व्हिप जारी, अविश्वास प्रस्ताव अभी आएगा तब जारी होगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो अध्यादेश है, ये बिल के रूप में सरकार ला सकती है हाउस में, और इसलिए शायद इसकी भनक लग गई होगी कांग्रेस पार्टी को या दूसरे दलों को, इसलिए भी व्हिप जारी किया गया। ये मेरा साहब, मतलब मेरा इंट्रोड्यूस कहां का होगा ये बिल? पहले लोकसभा में होना चाहिए, वैसे राज्यसभा में कर सकते हैं, वहां से निकल गया तो लोकसभा तो लड़ाई तो राज्यसभा की है। लेकिन मुझे लगता है पहले लोकसभा में शायद करें, उसके बाद
विजयी मुद्रा में भाई राज्यसभा लोकसभा में ले दिखा देगी सरकार की, देखिए इतने मतों से हारा ये बिल, हाँ। जीता ये बिल, और विपक्ष उसका हारा। एक साइकोलॉजिकल भी पड़ता है ना, मनोवैज्ञानिक दबाव, जो खासकर फ्रेंच सीटर हैं, जो ये जिनकी बात सुप्रीम जी ने कही, 9-9 जो हैं ये, तो जब लोकसभा में भारी बहुमत से बिल पास हो जाएगा और तब राज्यसभा में जाएगा तो उनके ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी पड़ता है, जो इधर उधर वाले वही मेरा सवाल, आपको लगता है कि ये बिल पहले आ सकता है विश्वास प्रस्ताव से? मुझे लगता है लोग अगर विश्वास प्रस्ताव लिस्ट नहीं हुआ तब तक लोकसभा में आ सकता है। विजय लक्ष्मी हमारी सहयोगी जुड़ गई है, इस खबर पर आपको और क्लैरिटी देंगी वो। विजय, अभी देखिए सवाल हमारे सामने ये है, अविश्वास प्रस्ताव कब आएगा और क्या अविश्वास प्रस्ताव से पहले दिल्ली का बिल आ जाएगा? देखिए सौरभ, जहां तक बात है प्रेसिडेंट्स की, तो जब भी 27 बार जो है इससे पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो लाए जा चुके हैं, तो प्रेसिडेंट्स जो है वो अब तक ऐसे ही है कि सरकार जो है प्रायोरिटी बेसिस पर नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा कराती है, क्योंकि सरकार को भी रहता है कि वो जल्द से जल्द, अगर उसके पास नंबर्स हैं, तो अपनी मेजोरिटी फ्लोर पर प्रूव करे। ऐसे के दौरान आप लेजिस्लेटिव बिजनेस तमाम बिल्स आ सकते हैं। ऐसा मोशन होता है जिसमें आपको जो उसको पूरा अर्जन करना होता है, विषय पर चर्चा करानी होती है, लेकिन लेजिस्लेटिव बिजनेस एज यूजुअल चल सकता है। जब स्पीकर एक डेट या स्लॉट, एक टाइम उसका वो कर देंगे, उस दिन उस पर चर्चा होगी। लेकिन प्रेसिडेंट इस तरह की है कि सरकार बहुत ज्यादा समय नहीं लेती है और प्रायोरिटी बेसिस पर इसको चर्चा कराती है। आप कह रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द अविश्वास प्रस्ताव लिस्ट करके और उसकी डेट और टाइम निर्धारित करेगी, लेकिन ये रोकता नहीं है कि बाकी विधायी काम जो है वो ना हो सके, बाकी लेजिस्लेटिव बिजनेस चल सकता है। जी बिल्कुल। अभी काफी सीनियर लोगों से, पार्लियामेंटेरियन से मैंने बात की, तो सबने यही कहा कि लेजिस्लेटिव बिजनेस पर कोई बाध्यता नहीं है, लेजिस्लेटिव बिजनेस एज यूजुअल तरीके से चल सकता है। विजय, एक सवाल ये कि कल कांग्रेस पार्टी ने व्हिप जारी की थी अपने सभी सांसदों के लिए, आज के लिए, कि वो तैयार रहे। क्या विपक्ष को भी ये लगता है, खासकर कांग्रेस आम आदमी पार्टी को, कि सरकार दिल्ली वाला बिल जो है वो ला सकती है कभी भी, आज कल? बिल्कुल उम्मीद यही की जा रही थी कि 2 से 3 दिन में जो है ऑर्डिनेंस जो है वो उसको बिल में कन्वर्ट कराने के लिए सरकार लाएगी। कैबिनेट से ऑलरेडी नोट उसको मिल चुका है, तो उम्मीद जो है वो तमाम विपक्षी दल यही कर रहे हैं। और इसीलिए आज बीआरएस का भी, सौरभ, एक व्हिप था, उन्होंने अपने तमाम पार्लियामेंटेरियंस को बिल पर अगेंस्ट में वोट करने के लिए व्हिप जो है उनकी तरफ से जारी किया गया था। तो विपक्ष ये उम्मीद कर रहा है कि वो ऑर्डिनेंस कभी भी सदन के पटल पर सरकार द्वारा लाया जा सकता है, उसको विधेयक में कन्वर्ट करने के लिए। बहुत शुक्रिया विजय लक्ष्मी आपका। यानी कि अविश्वास प्रस्ताव रोकता नहीं है कि आप अपना विधायी काम, प्रेसिडेंट ऐसा है कि आप पहले उस परंपरा है कि आप पहले अविश्वास प्रस्ताव पर आगे बढ़े, लेकिन आप और काम कर सकते हैं। यही होता है कि सरकार जल्दी जल्दी झंझट को निपटा के आगे बढ़ती है। तो अरविंद केजरीवाल की परीक्षा की घड़ी आ रही क्या? नहीं, अरविंद केजरीवाल जी की परीक्षा की घड़ी, एक परीक्षा में तो वो पास हो चुके हैं। ये अध्यादेश रुकेगा, इसमें तो किसी को, मतलब मुझे नहीं लगता है, किसी को नहीं लगता है, प्रदीप जी ने बहुत विस्तार से अभी बता दिया नंबर्स पे भी, ये संभव ही नहीं कि अध्यादेश रुके, क्योंकि अगर ये अध्यादेश रुकना होता तो ये अध्यादेश इस तरह से आता ही नहीं, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में ये मामला है, इसके बाद भी वो सर्वोच्च न्यायालय गए हैं, और फिर भी सरकार अगर लेकर आ रही है, उसमें एक लाइन है कि सरकार एक कोई प्रक्रिया तय करे जिसके जरिए यह तय हो कि आगे से कैसे कौन अधिकारी कहां रखा जाएगा, तो उसको पकड़कर सरकार यह अध्यादेश लेकर आई है, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। और जगन और बीजू जनता दल, वो भी ऐसे मसलों पर कभी भी केंद्र सरकार के खिलाफ वोट डालते हुए नहीं दिखते हैं, अपने राज्य में वो लड़ेंगे। तो पहली जो परीक्षा थी वो थी कांग्रेस पार्टी को इस अध्यादेश पर अपने पीछे खड़ा करना, वो अरविंद केजरीवाल जीत चुके हैं। दूसरी वाली परीक्षा वो हारेंगे, वो तय है। सरकार, मुझे लगता है अभी की स्थिति में, जिस तरह से वो सुप्रीम कोर्ट में ईडी डायरेक्टर को लेकर चली गई है, जिस तरह से, तो जितनी आक्रामक सरकार दिख रही है, मुझे ये अब लगता है कि सरकार शायद अविश्वास प्रस्ताव से पहले ये अध्यादेश सदन में ले आएगी, इसको पारित कराना चाहेगी। अब ये सरकार, इसमें विपक्ष के लिए ये होगा कि भाई आपको हाउस ऑर्डर में करना पड़ेगा, आपको अटेंड भी करना पड़ेगा, आना पड़ेगा, चर्चा में भाग लेना पड़ेगा, और अगर वोटिंग होगी तो वोटिंग में भाग लेना पड़ेगा और बताना पड़ेगा हम इससे खिलाफ हैं। तो ये तो नहीं चलेगा कि आप नारे लगाते रहें और कहते हैं कि हम खिलाफ हैं। और आम आदमी पार्टी को पूरा जो अलायंस है, नहीं, वो तो डिवीजन होगा, वोट डिवीजन होगा। लेकिन राज्यसभा में भी कोई चुनौती नहीं है सरकार के लिए, ये आपको लग रहा है कि मतलब कोई कहीं से भी? मुझे तो नहीं लगता, जो नंबर है उसके आधार पर। लोकसभा में तो ध्वनिमत से पास हो जाएगा। सर, विपक्ष की उम्मीद इस बात पर टिकी है कि राज्यों का मसला है, राज्यों के अधिकारों का मसला है। ऐसे में कम से कम जगन मोहन रेड्डी हो या नवीन पटनायक हो, जो खुद मुख्यमंत्री हैं, वो कैसे सरकार का साथ दे सकते हैं?
नहीं, देखिए ऐसा है कि राज्यों का मामला तो है, लेकिन ये केंद्र शासित क्षेत्र है, ये पूर्ण राज्य नहीं है दिल्ली। एक डिफरेंस ये जिसको मानने को अरविंद केजरीवाल जिसको तैयार नहीं होते हैं कि ये स्वीकार करने को कि ये पूर्ण राज्य नहीं है, वो वही सब अधिकार चाहते हैं जो एक पूर्ण राज्य को होता है। दूसरा, ये लड़ाई जिस तरह की चल रही है उसमें मालूम है कि उनको कुछ नहीं मिलने वाला है, चाहे जगन रेड्डी हो या फिर नवीन पटनायक हो, उनको उनका साथ देकर कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। समस्या है कि इन दोनों के लिए विरोधी जो है वो कांग्रेस पार्टी है, तो कांग्रेस पार्टी के साथ जाते हुए नहीं दिख सकते, उसका नुकसान उनको राज्य में होगा। अरविंद केजरीवाल के साथ जाने में उनको कोई फायदा नहीं है। तो बिल तो अरविंद केजरीवाल का ही है, मतलब लाया तो उन्हीं के लिए गया है। तो इसलिए जो है कांग्रेस वहां है। अगर कांग्रेस विरोध कर रही होती तो वो दूसरे पक्ष में होते, शायद कांग्रेस के साथ वोट करते हुए नहीं दिखना चाहेंगे इन दोनों में से कोई भी मुख्यमंत्री की अपनी पार्टी को। नहीं, इसमें एक चीज और मैं जोड़ दूं। देखिए, इस बिल के साथ कांग्रेस खड़ी है, ये पता नहीं उनके रणनीतिकार इस वक्त की जो स्थिति है, कांग्रेस पार्टी किसी भी स्थिति में इस बिल के खिलाफ नहीं जाना चाहिए था। वो नेशनल पार्टी है, केंद्र शासित प्रदेश में कौन कैसे नियुक्ति करेगा, कहां किसके पास अधिकार होंगे, इस पर तो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड ही गलत है। अगर राष्ट्रीय पार्टी के लिहाज से देखें तो कोई भी नेशनल पार्टी केंद्र शासित प्रदेश के जो अधिकार होते हैं वो बहुत क्लियर कट है कि वो केंद्र सरकार तय करेगी, उसमें राज्य की हिस्सेदारी होगी, एक समिति के सदस्य के तौर पर होगा। कांग्रेस पार्टी ने अपना स्टैंड बदला है, दूसरी पार्टियां जो स्टैंड बदल रही या नहीं बदल रही वो उनकी अपनी स्थिति होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने जो लंबे समय से जो उसका प्रेसिडेंस है, कांग्रेस के भीतर भी इसको लेकर बहुत जबरदस्त विरोध है, दो फाड़ है। सिर्फ यूनिट का मसला नहीं है, स्टेट यूनिट तो दिल्ली और पंजाब की विरोध कर रही राजनीतिक वजहों से, लेकिन जो फंडामेंटल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसमें नेशनल पार्टी की एक भूमिका होती है, उसमें कांग्रेस पार्टी अपने स्टैंड से डेविएट कर गई है, दूसरी तरफ कर गई है। इस तरह एक तरह से कहें कि इस वक्त की जो राजनीतिक दबाव की लड़ाई थी उसमें अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को क्या कहेंगे, उसकी भूमिका से पथभ्रष्ट कर दिया। बिल्कुल ठीक है, मैं सहमत हूं आपसे। कांग्रेस का प्रिंसिपल स्टैंड रहा है ये कि दिल्ली में जो व्यवस्था है वो पूर्ण राज्य की व्यवस्था नहीं है। अगर केंद्र में होती शायद इसके पक्ष में होती, हो सकता है वही ऑर्डिनेंस लेकर आती। जिस तरह की स्थिति दिल्ली में बन गई थी कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, मंत्री जाकर रात में 11 बजे विजिलेंस की फाइलें जला रहा है, फाड़ रहा है, वहाँ से निकाल रहा है, जो स्थिति दिख रही थी, वो जो सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा, सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि बिल्कुल एनार्की की स्थिति हो जाती। तो उससे बचाने के लिए हम जल्दबाजी में ये ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के लिए डिलेमा था। अंत में उन्होंने ये चुना कि भाई इतना बड़ा जो है एक हम जहाज खड़ा कर रहे हैं, विपक्षी एकता के नाम पर गठबंधन हो रहा है, उसमें इस मुद्दे के नाम पर कोई पेच नहीं पड़ना चाहिए। केवल इतना, बाकी कांग्रेस का नुकसान जोड़ना चाहूंगा। देखिए, दिल्ली को लेकर के हमेशा भारतीय जनता पार्टी का अटल जी के जमाने से स्टैंड रहा कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। मदन लाल खुराना बतौर मुख्यमंत्री धरने पर बैठते रहे कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, और दिल्ली की जो विधानसभा बनी वो नरसिम्हा राव के कार्यकाल में बनी, नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, और तब ये दिल्ली विधानसभा का एक्ट पास हुआ, और उसके बाद 1993 में चुनाव हुआ, और तब लगातार भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड था कि दिल्ली पूर्ण राज्य बने। लेकिन जैसे ही केंद्र में अटल जी की सरकार आई, स्टैंड बदल गया, और तब कांग्रेस ये मांग करने लगी कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। बड़ी दिलचस्प स्थिति है। शीला जी मुख्यमंत्री बन गई तो पूर्ण राज्य का दर्जा कांग्रेस मांग करने लगी, और बीजेपी तर्क देने लगी, नहीं ये राष्ट्रीय राजधानी है, देश की राजधानी है, यहाँ पूर्ण राज्य नहीं होगा, और ये चलती रही बहस। 2013 में केजरीवाल साहब आ गए। अब केजरीवाल साहब ने एकदम से पूरा इसको एजेंडा बना लिया कि दिल्ली पूर्ण राज्य बने, और उसको लेकर के वो अब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो, अगर केजरीवाल साहब भी प्रधानमंत्री हों तो भी दिल्ली की स्थिति यही रहेगी। वो भी चाहेंगे कि ये केंद्र शासित प्रदेश ही रहे, वो यही रहेगी जो आज है। इसलिए मैं कह रहा हूं दिल्ली को लेके ये स्टैंड पार्टियों, दिल्ली के केंद्र की सत्ता में जो होता है वो पसंद नहीं करता कि पूर्ण राज्य दिल्ली हो। जो कमेटी बनी थी उसकी जिसकी रिकमेंडेशन पर असेंबली मिली, उसका भी बहुत से देशों का अध्ययन करने के बाद ये निष्कर्ष था कि दिल्ली कभी पूर्ण राज्य हो ही नहीं सकता। कोई भी नेशनल कैपिटल फुल स्टेटहुड जो है उसको नहीं दी जा सकती। वो तो बात ठीक है प्रदीप जी, लेकिन ये मसला जो है ये खड़ा ही रहेगा, खासकर अभी जब तक अरविंद केजरीवाल सत्ता में है। ऐसा लगता है वही बाढ़ के मुद्दे पर आप देख लीजिए ना,
बाढ़ के मुद्दे पर कितनी नुक्ताचीनी हुई है आपस लेकिन में? ये बात थी कि और पहले मंत्री कह रहे हैं कि अफसर मेरा फोन नहीं उठा रहा, व्हाट्सएप वो अपना कॉल रिकॉर्ड दिखा रहे हैं, पहले देखिए। सरकारों में और राज्यपाल में और मुख्यमंत्री में ऐसा टकराव देखने को नहीं मिला जैसा अब मिल रहा है। खुराना जी मुख्यमंत्री थे, साहब सिंह खुराना मुख्यमंत्री थे, सुषमा जी 3 महीने के लिए बनी, केंद्र में कांग्रेस सरकार रही, कोई टकराव नहीं हुआ। राजनीतिक बयानबाजी होती थी लेकिन योजनाओं में, विकास कार्यों में और दिल्ली के उसको लेके एक सहमति थी। यहाँ तक कि दिल्ली का पल्स पोलियो प्रोग्राम जो डॉक्टर हर्षवर्धन का है वो केंद्र सरकार ने अडॉप्ट किया। AR अंतुले हेल्थ मिनिस्टर थे और उन्होंने डॉक्टर हर्षवर्धन को बुलाया, कहा कि मैं इसको अडॉप्ट करना चाहता हूं और उसको पल्स पोलियो प्रोग्राम बनाया। शीला जी जब थी मुख्यमंत्री, अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे, तब भी ये चलता रहा। दिल्ली की मेट्रो में दोनों एक साथ, जब मेट्रो शुरू हुई तो दोनों एक साथ उद्घाटन करने गए, हरी झंडी दिखाई और बैठ, तो ये एक सामंजस्य था दिल्ली नहीं, ठीक। का। अब सवाल जरा ये इसका सामंजस्य इसका टूट गया है। पॉलिटिकल फॉल आउट क्या होगा उसकी हम बात करें। अभी आप सबने कहा कि ये बिल पास होना है, ये तय है, राज्यसभा से भी पास होगा, चाहे जितनी ताकत विपक्ष को एकजुट करने के लिए अरविंद केजरीवाल या कांग्रेस पार्टी लगा ले। तो ये बिल अगर पास होना है, विपक्ष की हार होनी है, तो इसके बाद खासकर अरविंद केजरीवाल का स्ट्रेचर क्या रह जाएगा? क्या उसमें फर्क पड़ता हुआ आप देखते हैं, या अब उनका काम निकल गया तो फिर विपक्षी एकता में उनकी भूमिका कुछ डगमगाने लगेगी? देखिए, मुझे तो पहले दिन से लगता है कि अरविंद केजरीवाल की भूमिका डगमगाई हुई है। और ये अभी विनोद जी ने कहा, मैं फिर से कह रहा हूं, दिल्ली में इस तरह का अराजक व्यवहार कोई मुख्यमंत्री करेगा, ये किसी ने कल्पना नहीं की थी। गणतंत्र दिवस की परेड के समय आप कहेंगे कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे, सब लोग भूल जाते हैं, क्योंकि हम भारतीयों का जो स्मृति लोप है वो वाली बीमारी बड़ी गंभीर है। ये व्यक्ति तो ऐसा राजनीति करने वाला है ना कि जिसने सबके ऊपर काला निशान लगाया। कोई राष्ट्रपति हो, कोई मुख्यमंत्री हो, कोई प्रधानमंत्री हो, किसी के भी ऊपर, और सबके लिए फाइलों का पुलिंदा है। अब दिल्ली मिल गई तो वो पुलिंदा उनको नहीं समझ में आ रहा है कैसे संभालें, क्या करें। अभी अरविंद केजरीवाल राजनीतिक तौर पर थोड़ा पीछे चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जैसे ही ये अध्यादेश पर जो कुछ होगा, जैसे जैसे हम चुनाव की तरफ बढ़ेंगे, मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल इस गठजोड़ का हिस्सा रहने वाले हैं। अच्छा। वो सबसे कमजोर कड़ी बनने वाले हैं। अभी उनको लग रहा था कि शायद कोई गुंजाइश बन जाए, कोई वजह बन जाए और हम अध्यादेश बचा ले जाएं। बस इतनी सी बात है। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ राजनीति नहीं कर सकते। अध्यादेश पर फैसला हुआ और अरविंद केजरीवाल इस इंडिया अलायंस से बाहर, ऐसा लगता है आपको? नहीं, मुझे तो ये लगता है, मुझे निश्चित तौर पर लगता है, मुझे तो ये लगता है कि वो शायद शर्त ही इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने रखी थी क्योंकि कांग्रेस का राष्ट्रीय चरित्र जो पार्टी का है, तो वो राष्ट्रीय पार्टी के चरित्र हो सकता है, लेकिन वो तब तक इंतजार करें जब तक सीट शेयरिंग की बातें ना होने लगे। तभी नहीं, देखिए ऐसा है, अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति है उसके बारे में आप कोई पूर्वानुमान नहीं लगा सकते कि वो कब क्या स्टैंड लेंगे। उनके सामने जो 2024 का मुद्दा है, राष्ट्रीय राजनीति में प्रासंगिक बने रहने का। जी। 2 लोकसभा चुनाव लड़ चुके, एक बार 4 सीट पंजाब से मिली थी, एक बार 1 सीट मिली, और देश में कहीं से इलेक्शन में मिली, उपचुनाव नहीं में। नहीं, हाँ, मान हाँ, जीते मान थे। जीते, भवन मान जीते। तो फिर वो उसके अलावा जो है 543 में और कोई सीट मिली नहीं। अगर इस चुनाव में भी यही हाल रहता है तो उनकी राष्ट्रीय राजनीति की महत्वाकांक्षा जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो इसलिए वो चाहेंगे कि अलायंस हो और उनको कुछ सीटें मिले और वो बड़ी पिक्चर का हिस्सा दिखे। आपका मानना है कि वो अलायंस में बने रहेंगे? मतलब तार्किक रूप से लगता है कि बने रहना चाहिए। बने रहेंगे कि नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। तार्किक रूप से मैं सहमत हूं बिल्कुल प्रदीप जी की बात से कि उनकी मजबूरी होगी अलायंस में बने रहना, क्योंकि अकेले लड़कर के वो नहीं जीत सकते, ये मालूम है। और ये उन्हें मालूम है कि 2024 में अगर उनको अपनी प्रासंगिकता बनाए रखनी है तो किसी ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बना रहने होगा। ये उनकी, और लेकिन ये जो बात है कि वो कब क्या करेंगे इसके बारे में सिर्फ वो जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। अविश्वास पर अड़े विरोधी और क्या सबको धो डालेंगे मोदी, ये हम क्यों कह रहे हैं? हवन पूजन की तस्वीर आज आपने सुबह देख ली, और शाम के वक्त ITPO जो कॉम्प्लेक्स है उसका जब उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे तो वहां से बोलेंगे भी, दिल्ली में बोलेंगे, इतनी सारी राजनीतिक गहमा गहमी के बीच बोलेंगे, तो क्या जवाब देंगे विपक्ष को, उस पर भी बात होगी। और आप अपने कमेंट्स भेजते रहिए, हमें सवाल भेजिए अपने आप, हमें #कहानी कुर्सी की में लिख करके, और 2:30 बजे के बाद आपके सवालों को, आपके कॉमेंट्स को हम प्रोग्राम में शामिल करने जा रहे हैं। देखते रहिए कहानी कुर्सी की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।